नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा YouTube चैनल ई ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड और इसमें व्हाट इज लिविंग का सेकेंड लेक्चर है लिविंग वर्ल्ड का। तो जल्दी से अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ो ताकि हम लोग को पढ़ने में भी मज़ा आए, पढ़ाने में भी मज़ा आए। और स्टूडेंट जब ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाएगा कुछ दिनों के बाद, दिस इज़ फुल्ली न्यू चैनल फॉर नीट। ऐसे ये चैनल पुराना है लेकिन इसमें एनटीए नेट की तैयारी होता था पहले, मतलब जो कि जिससे एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। तो अभी उसके साथ साथ नीट का भी हो रहा है डॉक्टर बनाने के लिए, प्रोफेसर के साथ साथ डॉक्टर भी। दिस इज त्रिभुवन कुमार भारतीय। आई एम बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर इन VVHSS, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 times qualified, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड, more than 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam, 12 research papers in international journals। सो स्टूडेंट्स, अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी है जो कि तुम लोगों के साथ शेयर करके तुम्हें डॉक्टर बनाना है। लेट अस मूव। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग स्टूडेंट्स, इसमें हम सब कुछ वो ले रहे हैं जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस किए हैं, लेकिन उसे पहले रिकैप करेंगे बिकॉज ये वही चैप्टर है जो कि कल किए हैं। तो थोड़ा सा रिकैप लेते हुए करेंगे ताकि अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे व्हाट इज लाइफ या लिविंग बींग्स क्या होता है। कुछ कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग डिसाइड किए थे कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। फॉर एग्जाम्पल्स, जो लिविंग होता है उसके बारे में बोले थे, इसके पास डेफिनिट शेप एंड साइज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स की शेप एंड साइज डेफिनिट होता है, हल्का फल्का वेरिएशन होता है। अगर डॉग्स की बात करें, कुत्तों की बात, तो सारे कुत्ते एक ही जैसा होता है लगभग में, हल्का फल्का मतलब कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। कैट्स की बात करें थोड़ा सा अलग अलग डिजाइन चेंजिंग होता है, बोले तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट साइज होता है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल अमीबा की अगर बात करते हैं तो सेल्यूलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल। अगर हम लोग की बात बोले तो हम लोग का ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ में होता है ऑर्गेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रा। तो ऐसे ही लेवल्स, अलग अलग लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन के और उसके आधार पे डिवाइड किया गया है और उसके आधार पे हम लोग डिसाइड करते हैं आइदर दिस इज लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग बींग। फॉर एग्जांपल्स, ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता किसी खास नॉन लिविंग थिंग्स में। अगर हम लोग इसीलिए इसी जो ऑर्गेनाइजेशन टर्म इसीलिए हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इसलिए करें कि अगर जिस चीज में ऑर्गेनाइजेशन है इसी के नाम के आधार पे हम उसे कहते हैं दिस इज द ऑर्गेनिजम्स, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जितना भी चीज होता है, जितना भी जीव जंतु है उसमें किसी न किसी प्रकार का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में लगातार ग्रोथ होते रहता है, प्रत्येक दिन बढ़ता है और जब तक प्लांट जिंदा रहता है वो बढ़ते जाता है। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बात करें तो अप टू ए सर्टेन लेवल ग्रोथ बढ़ता है, उसके बाद खत्म हो जाता है उसके बाद। बट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ सबका चलता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स। अगर मान लो मेरी बात करो, अब ग्रोथ खत्म हो गया, बढ़ने का जितना एज था अब खत्म हो गया, अब क्या है, अब इतना ही मेरा हाइट इतना ही रहेगा, मेरा साइज इतना, हाँ हो सकता है ड्राई वेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ग्रोथ का साइज जो होता है, लेकिन डेवलपमेंट थ्रू आउट द लाइफ चलेगा मेरा भी। मतलब मैं अपना किसी न किसी प्रकार से अपना नॉलेज गेन करता रहूंगा और साथ ही साथ तुम लोगों के साथ भी शेयर करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल्स, मैं जैसे कि मैं बताया कि आई एम बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी इन जूलॉजी और कुछ छोड़ दिए। फॉर एग्जाम्पल्स एमएड भी किए, एमएड भी है ना, तो मास्टर ऑफ एजुकेशन है, मास्टर ऑफ आर्ट एंड पॉलिटिकल साइंस भी है और खास बात है सभी में नेट क्वालिफाइड है। तो अभी तक में जो एमएड किए हैं उसके आधार पे नेट की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके कारण कि बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर को बनाए हैं। अब डॉक्टर बनाने की बारी है, वो भी ऑनलाइन मोड में। तो डॉक्टर्स जो बनाने की बारी है, बिकॉज आई एम एमएससी इन जूलॉजी, बीएड बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एमएससी इन जूलॉजी भी है, मतलब डॉक्टर बनाने की भी एलिजिबिलिटी है, तो बनाएंगे। और तुम लोगों को बनाएंगे, किसी और को नहीं, तुम लोगों को बनाएंगे, तुम लोगों को डॉक्टर बनना है, बस तुम लोगों को मेरा साथ देना है, राइट। अगर मेरा साथ सही तरीके से दिए तो डेफिनेटली तुम डॉक्टर बनोगे। सही तरीके को फुलफिल करना है, एनसीईआरटी के लगातार कांटेक्ट में रहना है, एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है, गारंटी के साथ डॉक्टर बनोगे। और हम जो तुम्हें यहाँ पर पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करेंगे
ये मोर देन सफिशिएंट है विथ एडिशन इन एडिशन टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है। आगे चल के कुछ दिनों के बाद से हम मेंटी क्विज करेंगे, मतलब क्विज डिजाइन से प्रैक्टिस किया करेंगे ताकि किसी भी कंडीशन में हम लोग का नीट का एग्जाम ना छूटे। राइट, ओके, लेट अस मूव। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म चाहे जितना भी जीव जंतु है, अगर वो लिविंग है तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही। मेटाबॉलिज्म फॉर एग्जांपल, मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए थे, याद आ रहा होगा तुम लोगों को, कलर बदलने दो पेन का। एक बोले थे कैटाबॉलिज्म और दूसरा बोले थे एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जिसमें कि ब्रेकडाउन डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म। क्या होता है उसमें, जो भी जीव जंतु जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्टिव डाइजेशन, तो डाइजेशन में क्या होता है, हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा बड़ा रोटी टुकड़ा वगैरह खा लेते हैं, चावल खा लेते हैं, बाद में पता चलता है डाइजेस्ट करके उसका तहस नहस कर दिए, उसमें जो एनर्जी है उसे ले लेते हैं, है ना। रिस्पायरेशन, ऑक्सीजन मतलब ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड में ग्लूकोज को तोड़ देते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होता है और पानी रिलीज होता है। एनर्जी हम लोग लेते हैं इन द फॉर्म एटीपी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई बताएगा एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में कंस्ट्रक्टिव फेनोमेना है। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, ग्राउंड से वाटर, सनलाइट से लाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट बना देता है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, दैट इज नोन एज एनाबॉलिज्म। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को हम लोग एनाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। एंड द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इज द रिप्रोडक्शन। जितने भी जीव जंतु है वो रिप्रोडक्शन करेगा अपने कम्युनिटी का, अपने ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्टेंस को बनाए रखेगा। दिस इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। दैट इज द रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल जो डॉग्स है, तो डॉग्स क्या करेगा, अपने जैसा ही इंडिविजुअल्स बनाएगा। अरे कुत्ता का बच्चा तो कुत्ता ही होगा। अगर मान लो बुफेलो की बात करते हैं, तो बुफेलो में दूसरा बेबी बुफेलो को पैदा करेगा, तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है, सॉरी, अगर रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ना है तो सेकेंड ईयर मतलब 12th का क्लास चल रहा है, जो कि सुबह में 7 बजे से क्लास हुआ करता है रिप्रोडक्शन का। और अगर तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो तो उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर रियली में नीट का तैयारी कर रहे हो तो, बिकॉज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों से क्वेश्चन में आता है, 11 और 12 दोनों से क्वेश्चन आता है नीट के एग्जाम में, इसीलिए उसे भी क्लास अटेंड कर सकते हो ताकि ज्यादा सीखो, राइट। ओके, तो रिप्रोडक्शन में सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होता है। डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, 9 क्लास हो चुका है। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? दिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। मेंटेनेंस करने की कैपेसिटी होता है इंटरनल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर की बात करते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड है, नहीं घटता बढ़ता है। अगर बढ़ जाता है तो हम लोग का शरीर का सिस्टम सही ढंग से काम नहीं करता। फॉर एग्जांपल फीवर, जब फीवर पकड़ता है तो देखते हो हेल्दी नहीं रहते, अनहेल्दी हो जाते हो, ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ता है। अगर टेम्परेचर डाउन होता है उस कंडीशन में खराब होता है, तो वो रेयर केस होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है, वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर बाहर में अभी देख लो जोरदार वाली गर्मी है, हर जगह जोरदार जोर का गर्मी है, लेकिन अपना शरीर का टेम्परेचर नाप के देखो, अपना शरीर का टेम्परेचर फिक्स्ड है, उतना ही हल्का फल्का माइन्यूटली डिफरेंशिएट करता है। जबकि बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री 45 डिग्री, इवन मैं जहाँ पर हूँ यहाँ का टेम्परेचर अभी 36 डिग्री सेंटीग्रेड डिग गया शाम की। दोपहर में था, अभी नहीं है, अभी देखना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो देख रहे हो ना, इसके पीछे में थर्मामीटर लगा हुआ है, तो अभी वहां जाना पड़ेगा देखने के लिए, इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर नहीं बता सकते अभी। तो टेम्परेचर घटते बढ़ते रहता है, लेकिन अपने बॉडी टेम्परेचर फिक्स्ड है, उतना ही रहता है, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल टेम्परेचर इज नोन एज होम्योस्टेसिस। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स? कंसियसनेस। लिविंग बींग्स जितना भी है, ऐसे ये सारा चीज को डिटेल में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कंसियसनेस होता है, एडेप्टेशन होता है, इवोल्यूशन होता है, मतलब न्यू टाइप का ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है उसका। जैसे कि इवोल्यूशन तुम लोग देख लो, कोविड-19 जो शुरू में आया था, क्या हुआ था? सिंपल था, सिर्फ बुजुर्गों को ही इफेक्ट डालता था। लेकिन कोविड 0.2 जो आया, 2.0 जो आया, क्या है? खतरनाक है, जवानों को भी ले लेता है। और सुनने में आ रहा है बार बार, अभी इसका प्रूफ उतना नहीं हुआ है, 3.0 जो आने वाला है ये बच्चों को भी इफेक्ट डालेगा। मतलब ये अपने आप में इवोल्यूशन किया, चेंजिंग लाया थ्रू म्यूटेशन,
है ना। ऐसे इवोल्यूशन का और भी कई सारा चीज है, तो इवोल्यूशन का इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। इवोल्यूशन किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे इवोल्यूशन, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे, उतना डिटेल, लेकिन आगे चल के पूरा डिटेल में है। ओके, उसका भी रिपेयर एंड रीजनरेशन, मान लो कहीं पर टूट जाता है, फट जाता है, कट जाता है, वो फिर से उसको रिपेयर कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग का कभी हाथ पैर माथा कभी ना कभी तो फटा होगा जरूर, कटा होगा जरूर, लेकिन वो घाव बन के ठीक हो जाता है ना, दैट इज नॉन एज ए रिपेयर। रीजनरेशन, तुम लोग गिरगिट को देखे होगे, छिपकली को कभी पकड़े हो कोई? अच्छा, कोशिश करके देखना, ऐसे बच के रहना, टॉयलेट वगैरह कर दे तो घाव हो जाता है। क्या होता है जब छिपकली को तुम पकड़ोगे, या मान लो उसका पूंछ कहीं पर फंस जाता है, पूंछ तोड़ के भाग जाता है वो, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखो फिर से उसका पूंछ हो जाता है, टेल, पूंछ हो रहे तो टेल्स, ओके, टेल, फिर से उसका टेल हो जाता है, दैट इज नॉन एज रीजनरेशन। एंड एजिंग एंड लास्टली डेथ। एजिंग, अब जो भी जन्म लिया धीरे 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 उसका एज बढ़ेगा और लास्टली मरेगा ही मरेगा, गारंटी है, मरना गारंटी। जैसे डेथ मतलब जैसे जो भी चीज अगर धरती पे जन्म लिया उसका मरना फिक्स है, कभी ना कभी उसका मरना है ही है, एंड दैट इज नॉन एज डेथ। तो हम लोग सभी चीज को एक एक करके इन डिटेल देखते हैं, ऐसे कुछ लेवल तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो देखते हैं कॉन्शियसनेस, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस होता क्या है, क्या होता है कॉन्शियसनेस? नंबर 1, इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्सेस टू एक्सटर्नल स्टिमुली। मतलब हमारा जो सराउंडिंग है उसके बारे में अवेयरनेस जो होता है और रिस्पॉन्स जो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मेरा पेन गिर गया, कॉन्शियसनेस, फॉर एग्जाम्पल अभी तुम बैठे हुए हो, बैठ के मोबाइल देख रहे हो या लैपटॉप या कंप्यूटर से देख रहे हो, इस क्लास को पढ़ रहे हो त्रिभुवन कुमार भारती सर के द्वारा, व्हाट इज लिविंग। और पीछे से मान लो पता चला कि वो बंगाल वाला जो सुनामी है वो तुम्हारे पास आ गया, चलो रहने दो, इमीडिएट धरती डोलना स्टार्ट हुआ, क्या होगा तुम्हारा रिस्पॉन्स? कुछ बिना सोचे बाहर निकल के भागोगे बचने के लिए, कट इट। अगर घर में हो तो, अगर बाहर में हो और मान लो पीछे से दौड़ता हुआ भाव भाव करता हुआ कुत्ता आ जाए, क्या करोगे? चप्पल खोल के मारने के लिए जाओगे कुत्ता को? नो, डेफिनेटली पहले भागोगे बाद में मारने का सोचोगे, होगा ना। तो यहाँ पर क्या है, कॉन्शियसनेस है, हम लोग अवेयर हैं अपने इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, अवेयरनेस है। अगर कुछ पीछा पड़ गया तो हम लोग अवेयर हैं। RJ25 गेमर, गुड इवनिंग, कैसे हैं? तो ये जो रिस्पॉन्सेस है ना, हम लोग जो भेजते हैं स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस यहाँ पर क्या हुआ, एक्सटर्नल स्टिमुलस, कुत्ता जो पीछे दौड़ा, डेट इज एक्सटर्नल स्टिमुलस, और हमारा रिस्पॉन्स क्या हुआ, भाग जाना, नहीं तो काटेगा। एंड दिस रिस्पॉन्स इज नोन एज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग, और इसे ही कहते हैं कॉन्शियसनेस, राइट। नेक्स्ट, स्टिमुली आर रिसीव्ड बाय सेंस ऑर्गन्स एंड दीज कैन बी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। मतलब ये जो स्टिमुली जो हम लोग रिसीव करते हैं ना, स्टिमुली वो कहाँ से आता है, हम परसीव किया जाता है हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा। अब हमारा सेंस ऑर्गन अलग अलग है, ये सारा सेंस ऑर्गन के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके, ये बायोलॉजी में क्लास 11 और क्लास 12 दोनों मिला के डिटेल में हर चीज पढ़ने वाले हैं, खास करके अपने बारे में, बिकॉज डॉक्टर बनने वाले हैं तो, और डॉक्टर बनने के लिए हर चीज का नॉलेज होना ही पड़ेगा, राइट। चलो देखो यहाँ पर जो स्टिमुली है हमारे सेंस ऑर्गन के द्वारा रिसीव होता है। फॉर एग्जांपल वो जो कुत्ता पीछे से दौड़ा था, किसके द्वारा रिसीव हुआ, अपने कानों के द्वारा। आवर ईयर इज ए सेंस ऑर्गन, राइट। कई बार होता है क्या कि कुछ उठाने के लिए जाते हो, खाना हो चाहे कुछ भी हो, और बाय मिस्टेक हाथ चला जाता है ताबे के ऊपर, या कोई चीज उठा लेते हो, फट से हाथ पीछे खींचते हो, क्या है वो, टच रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन, हमारा जो स्किन है ना वो भी सेंसिटिव है, ये भी स्किन भी एक सेंस ऑर्गन है, और हम लोग रिसीव करते हैं, एंड आवर स्किन इज ऑल्सो ए सेंस ऑर्गन। कोई भी चीज होता है हम लोग देखते हैं, हम लोग फील करते हैं, और एंड ऑल ऑफ दीज आर द सेंस ऑर्गन्स, हम लोग उसे रिसीव करते हैं। तो ये स्टिमुली फिजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, एंड बायोलॉजिकल हो सकता है। फिजिकल स्टिमुली, फॉर एग्जांपल जो अर्थक्वेक जो हो रहा था, क्या था वो, फिजिकल स्टिमुली। केमिकल स्टिमुली, जैसे मान लो कि तुम लोग चाय पीते हो, चाय में केमिकल है, या मान लो नमक पानी पीते हो ना, या चीनी पानी, शरबत जो पीते हो, या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, वहां पर केमिकल है ना, हम लोग फील करते हैं बाय द आवर टंग्स, हम अपने टंग्स के द्वारा फील करते हैं कि इसमें क्या है, कैसा है और कैसा चल रहा है। दिस इज नोन एज द केमिकल स्टिमुली। एंड बायोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, बायोलॉजिकल स्टिमुली जैसे तुम लोग देखे होगे मिमोसा प्यूडिका, चलो
लाजवंती देखे होगे, लाजवंती, लाजवंती डेफिनेटली बहुत सारे लोग देखे होंगे लाजवंती को। उसको टच करना, टच मी नॉट प्लांट जिसको कहा जाता है, उसको टच करना, देखना ऑटोमेटिक सारा पंख उसका सूख जाएगा, लिप्स वगैरह लगेगा कि सूख गया, कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर से धीरे 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 वो फिर से खिल जाएगा। वो कैसे रिसीव किया? हमारा टच रिसेप्टर उसमें जो है टच किया और वो रिस्पॉन्स किया उसके अगेंस्ट में, अवेयरनेस है, वो लिविंग है। Okay, so the visible change or reaction which an organism produces as a result of applied stimulus is called response। तो जो visible changes है, जो changes आ रहे हैं ना ऑर्गेनिज्म में किसी भी स्टिमुली के अगेंस्ट में या स्टिमुली के रिस्पॉन्स में, और उसे ही कहते हैं रिस्पॉन्स। जैसे कि मिमोसा प्यूडिका या तुमको जो लाजवंती प्लांट्स की हम बात बोल रहे हैं, जो टच करते हो सबका सब सूखा हुआ जैसा हो जाता है, ये रिस्पॉन्स किया ना, मतलब वो पंख जो उसका सूख गया, उसका जो लीफ सूख गया, इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्स, स्टिमुलस का रिस्पॉन्स। हम लोग जो टच किए वो स्टिमुलस दिए और उसमें जो चेंजिंग आ गया उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में, उसे रिस्पॉन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तुम लोग देखे होगे, डेफिनेटली देखे होगे। यहाँ पर देखो, जैसे ही टच करोगे वो सबका सब सूख जाएगा। देखो हो रहा है ना, इस जगह पे देखो। सो प्लांट्स डू नॉट हैव सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन। प्लांट्स के पास सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन नहीं होता, जैसा कि हमारे पास एकदम फाइन ट्यूनिंग के साथ में सेंस ऑर्गन होता है, बट होता है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलस फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच एक्सेट्रा। ये सारा चीज को प्लांट्स भी रिस्पॉन्स करता है। तो एक तो है ये प्लांट, टच मी नॉट प्लांट। दूसरा तुम लोग देखे होगे, अगर कोई प्लांट्स को घर में लगाते हो तो घर में लगाओगे तो देखना खिड़की की तरफ, विंडो की तरफ प्लांट्स अपने आप जाने लगता है। ये लाइट है ना, खिड़की से लाइट आ रहा है, विंडो से लाइट आ रहा है और उस लाइट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये भी उसका कॉन्शियसनेस है। ओके, लेट अस मूव। तो ये हो गया एग्जांपल है फोल्डिंग ऑफ लीव्स इन मिमोसा प्यूडिका, डेट इज लाजवंती और टच मी नॉट अकर्स ड्यू टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑफ टच। तो ये मिमोसा प्यूडिका में जो हो रहा है ना ये रिस्पॉन्स, ये भी एक्सटर्नल स्टिमुलस का रिस्पॉन्स है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिजम्स हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये पूरे धरती पे सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जिसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट है, सेल्फ कॉन्शियसनेस की कॉन्सेप्ट है। बाकी में सेल्फ कॉन्शियसनेस की कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स ही है जिसमें कि इस तरीके से अवेलेबल है व्यवस्था, इस तरीके से चेंजिंग है और इस तरीके का कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसीलिए कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ओके ओके, अब आते हैं हम लोग अगला फेज देखे थे, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? इट इज यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म, फंक्शंस एंड बिहेवियर विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स इन्वायरमेंट। ये एडेप्टेशन जो होता है, जो जीव जंतु है ना, उसमें जो चेंजिंग आता है किसी न किसी प्रकार का, ताकि वो अपने इन्वायरमेंट के साथ एडेप्ट कर जाए, अपने इन्वायरमेंट के साथ रह जाए, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडेप्टेशन। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लो, ये यहां पर देखो डक, ये प्ले नहीं हो रहा है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो यहां पर जो डक होता है, जो बत्तख पानी में चलने वाला, उसमें क्या फंक्शन होता है? डक का देखोगे क्या को धरती में अपने आप चलता है। जस्ट ए मिनट, तो पानी में वो अपने आप चलता है, तो उसका पैर कुछ जाली नुमा हो जाता है ताकि वो पानी को अच्छे से प्रोपेल कर सके। ठीक है ना। जो मरुस्थल में होता है, रेगिस्तान में, फॉर एग्जांपल कैमल, कैमल का जो फुट होता है, कैमल का फुट इस ढंग से चौड़ा हो जाता है क्योंकि उसको रेत पे चलना है, बालू पे चलना है, सैंड पे चलना है, तो वो सैंड पे चलने के लिए एडेप्टेड है। यहाँ पर गद्देदार हो जाता है, यहाँ पर गद्दा लगा हुआ रहता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बालू को रिप्लेस कर सके और आसानी से दौड़ सके। दूसरा
बालू वहां पर अच्छा खासा गर्म हो जाता है ना, तो उसका पैर जले नहीं, तो वो हॉट क्लाइमेट में रहने के लिए अडेप्ट हो जाता है, अपने आप में चेंजिंग ले आए ताकि अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ में वो अच्छे से रह सके। एन ऑर्गेनिज्म इज कंसिडर्ड बेस्ट एडेप्टेड टू एन इन्वायरमेंट व्हेन इट इज पोजेसेस इनहेरिटेड ट्रेट्स दैट इनहांस इट्स सर्वाइवल एंड ब्रीडिंग इन दैट इन्वायरमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को कहा जाएगा कि ये बेस्ट एडेप्टेड है जब वो उस इन्वायरमेंट में रह के अच्छे तरीके से रह सकता है और साथ ही साथ वो बढ़िया सी ब्रीडिंग भी कर सकता है। बोले तो जब वो सक्सेसफुल ब्रीडिंग और सक्सेसफुल फीडिंग कर पाता है किसी इन्वायरमेंट में, तो हम लोग कहते हैं कि वो उस इन्वायरमेंट के लिए बेस्ट एडेप्टेड है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द, अब ये एडेप्टेशन दो तरह का होगा, एक होगा शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। तो हम लोग शॉर्ट टर्म, दीज अपीयर फॉर ए शॉर्ट पीरियड टू ओवरकम स्पेसिफिक स्ट्रेस और इन रिस्पॉन्स टू ए पार्टिकुलर सीजन। अगर कोई चेंजिंग होता है पार्टिकुलर सीजन को या स्ट्रेस को झेलने के लिए, तो उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कहते हैं, मतलब कुछ ही दिन की जरूरत है। लेकिन लॉन्ग टर्म क्या होता है, जब ये लंबा टाइम के लिए किसी एग्जिस्टेंस मतलब स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रहा है सर्वाइव करने के लिए, देन दैट टाइप ऑफ स्ट्रगल इज नोन एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रगल और लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। एंड शॉर्ट टर्म में क्या होता है, ये जितना जल्दी होता है उतना जल्दी खत्म भी हो जाता है, जितना जल्दी ये डेवलप करता है उतना ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। और लॉन्ग टर्म में क्या, जब आ जाता है वो कभी भी खत्म नहीं होता, जिंदगी भर के लिए रहता है, इवन जनरेशन टू जनरेशन चलते रहता है, और उसे हम लोग लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहेंगे। शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन इनहेरिटेबल नहीं होता, मतलब दोनों हो सकता है, इनहेरिटेबल भी हो सकता है, मतलब पूर्वजों से भी आया हुआ हो सकता है, और साथ ही साथ पूर्वजों से आया भी हो सकता है, या खुद डेवलप किया हुआ भी हो सकता है। ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म होता है वो मैक्सिमम वो पूर्वजों से ही आया हुआ रहता है, लंबे समय के दौरान में वो इवॉल्व होता है। राइट, ओके। तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन को हम लोग फिर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये भालू को देख लो, भालू, polar bear, most amphibians, reptiles and some mammals hibernate during unfavorable condition। तो बहुत सारा जो एम्फीबियंस होता है, रिप्टाइल्स होता है, फॉर एग्जांपल फ्रॉग, ये पोलर बियर को तो सभी कोई नहीं देखे होंगे, लेकिन फ्रॉग को सभी कोई देखे होंगे। फ्रॉग में क्या होता है, जो फ्रॉग तुम लोग के घर में है, तो जब बरसात का सीजन आता है तो हर जगह देखोगे टर टर करता हुआ फ्रॉग को, लेकिन वही जब सूखा सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, फॉर एग्जांपल अभी देख लो आसपास में बैंक को खोजते रह जाओ, नहीं मिलेगा, इसे डिगवाई में मिलेगा। जहां पर मैं रहता हूं अभी ये सीजन है, बरसात होने का सीजन आ गया, फ्रॉग आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। मतलब ओवरऑल कहें वो सीजनल चेंज है ना, हिबरनेट कर लेता है, मतलब वो गर्मी से बचने के लिए या ठंडा वगैरह से बचने के लिए वो अपने आप को छुपा लेता है, सुसुप्तावस्था में चला जाता है। दैट इज नाउन एज शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। देयर मेटाबॉलिज्म इज स्लो डाउन एंड दे यूटिलाइज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी। उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो खत्म हो जाता है, मतलब बहुत कम कर देता है, और एनर्जी जो जमा करके रखा है वो अपने फेवरेबल सीजन में उसी को बार बार वो यूज करता है, धीरे धीरे करके यूज करता है। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म उसका फास्ट होगा, अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर खाने के तलाश में उसको निकलना पड़ेगा, और बाहर का जो क्लाइमेट है वो अच्छा नहीं है, बाहर का जो सीजन अच्छा नहीं है, वो मर जाएगा वो। इसीलिए वो क्या करता है, जो उसका फेवरेबल सीजन है उसी में जमा करके रख लेता है। दिस इज द शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। अब आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। ये देख लो, ऑस्ट्रिच, क्लॉज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स आर वेल एडेप्टेड टू सूट देयर पर्चिंग हैबिट्स। तो जो उसका क्लॉज है ना, क्लॉज पंजा वगैरह, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार का होता है, और वो अच्छे तरीके से डेवलप होता है ताकि वो चलने में उसका अच्छे तरीके से हेल्प मिले, अलग अलग प्रकार से डेवलप कर लेता है। और उसका बीक भी अलग अलग प्रकार से वो डेवलप करता है। फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग कहते हैं क्लिंगिंग एंड क्लाइंबिंग, तो यहां पर देखो क्या कि एक सिंगल सेल से मछली बना, मछली से और आगे डेवलप किया, फिर 4 फुटेड एनिमल्स एंड लास्टली ह्यूमन बींग्स का फॉर्मेशन हुआ। यहां पर सारे स्टेजेस को एनिमेशन के फॉर्म में क्लियरली दिखलाया गया है। ठीक है, ये डार्विन के अनुसार बताया गया था। एंड दिस प्रोसेस इज नॉन इवोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द रिपेयर एंड रीजनरेशन। इसे शॉर्ट में देखें, लेकिन अभी हम इसे डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। It is the ability to repair or renew damaged or lost body parts in the post-embryonic life of an organism। एम्ब्रायोनिक लाइफ में जो हो रहा है, जो कि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो तो होता ही होता है।
होता है ना, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो कट गया, घाव बन गया, घाव बन गया, उसके बाद धीरे 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 ये एम्ब्रियोनिक लाइफ के बाद, मतलब जन्म लेने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है और वो ठीक हो जाता है, इसे हम लोग रिपेयर एंड रीजनरेशन कहते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हील देयर वुंड और रिपेयर द डैमेज पार्ट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स है वो अपना घाव को या डैमेज पार्ट्स को ठीक कर सकता है, और दिस कैपेसिटी इज नोन एज रिपेयर एंड रीजनरेशन। नाउ कमिंग टू द एजिंग। एजिंग क्या है? इट इज द प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, डिटोरियोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये समय के साथ जो स्ट्रक्चर और फंक्शन किसी ऑर्गेनिज्म में चेंजिंग होता है उसे एजिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जिस समय ये ठीक ठाक है, कितना सुंदर लग रही है, तो उसके बाद धीरे 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 ये बुढ़ी हो जाती है, ओल्ड एज में चला जाता है। और अभी तो तुम लोग को हम जवान दिख रहे हैं, अभी तो मैं जवान हूँ, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभी से 15-20 साल के बाद मुझे भी देखोगे ऐसे अभी भी हल्का फुल्का हेयर सफेद होने लग गया है, 36-37 साल के हो गए, लेकिन आगे चल के पूरा का पूरा सफेद हो जाएगा। अलग बात है अगर वो रंग लेंगे, जैसे सबको रंग लगा लेता है ना, अगर रंग लगा लेंगे तो हो सकता है काला नजर आए, लेकिन झुर्रियां तो नजर आएगा। जैसे इस लेडी का देखो, दिख रहा है, जैसे अभी हम जितना एक्टिव है, या तुम लोग जितना अभी एक्टिव हो, जवान हो, जब तुम लोग बूढ़े हो जाओगे उतना एक्टिव रहोगे क्या? अपने ग्रैंडफादर को देखते हो उतना एक्टिव? डेफिनेटली नो। दिस इज द एजिंग। स्टडी ऑफ एजिंग इज नोन एज जीरोंटोलॉजी। इसको याद रखना है भैया ठीक से, एजिंग के स्टडी को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। कई बार अपने एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाट द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी ऑफ एजिंग इज डन इज नोन एज जीरोंटोलॉजी। एजिंग स्टार्ट्स बिफोर बर्थ, दैट इज बायोलॉजिकल एजिंग। जन्म लेने के पहले से एजिंग स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जिस जन्म बायोलॉजिकली, उसको बायोलॉजिकल एजिंग इसलिए कहते हैं, बायोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म कब होता है? कैन यू से? बायोलॉजिकली किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म तब होता है जब सिंगल सेल, मतलब हाफ सेल कह सकते हो, स्पर्म और एग दोनों मिल के फर्टिलाइज किया, और जिस दिन वो जायगोट बनाया ना, उसी दिन उसका जन्म हो गया किसी ऑर्गेनिज्म का। जायगोट फर्स्ट दिन मदर और फादर दोनों का जब गैमेट आपस में आके मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ और जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जिस दिन फर्टिलाइजेशन हुआ उसी दिन उसका जन्म हो गया बायोलॉजिकली, और उसी दिन से उसका एजिंग स्टार्ट, उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो गया। राइट, आगे बढ़े। ओके, तो एजिंग में देखो, कोलेजन इज एन इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन इन्वॉल्व इन एजिंग। मेन रूप से कोलेजन होता है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन होता है जो इन्वॉल्व होता है एजिंग में, क्योंकि ये कोलेजन प्रोटीन लगा हुआ है हम लोगों में, जिसके कारण की स्किन सुंदर दिखता है। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो इट बिकम्स रिजिड एंड इम्परमेबल, मतलब जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है, ये जो कोलेजन प्रोटीन है ना, वो टफ होने लग जाता है, प्लस इम्परमेबल होने लगता है, और जिसका परिणाम होता है ये सब। ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू इंटर इनटू सेल्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट कैन नॉट लीव द सेल इजीली। अब कोलेजन का जो चीज का बना हुआ है हम लोग का स्किन वगैरह, वो जब टफ हो गया, इम्परमेबल हो गया, तो ऑक्सीजन हो गया, या मान लो जो गंदगी वगैरह बन रहा है वो आसानी से बाहर नहीं आ पाता है, तो अंदर में जो सेल है वो धीरे धीरे मरने लग जाता है, और धीरे धीरे मरने जो लग जाता है उसी का परिणाम होता है एजिंग। बोले तो ये झुर्रियां पड़ जाता है स्किन पे, ये उसी का परिणाम है। उसके बाद कितना भी ब्यूटी पार्लर जाओ, कितना भी एक्सरसाइज करो, नहीं होगा। हाँ, कुछ लेवल तक थोड़ा ठीक ठाक होगा जैसे रामदेव बाबा, लेकिन फिर भी उसका असर तो पड़ेगा ना। एजिंग तो एजिंग होता है। अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी थ्योरी ऑफ एजिंग, डिजेनरेशन ऑफ थाइमस ग्लैंड इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ एजिंग। तो यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड रहता है इस जगह पे, तो उसका जो डिजेनरेशन होता है ना, मेन रूप से वही एक कारण होता है एजिंग का, दैट इज डिजेनरेशन ऑफ द थाइमस ग्लैंड अकॉर्डिंग टू द इम्यूनिटी थ्योरी। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे क्या है? डेथ, खल्लास। क्या होता है डेथ? इट इज द अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। ये मेन रूप से फंक्शनल लाइफ का जो टर्मिनेशन होता है, खत्म हो जाता है, उसे जब लाइफ खत्म हो जाता है, डेथ इज नोन एज द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ एंड डेथ इज नोन एज द डेथ। स्टडी ऑफ डेथ इज नोन एज थैनेटोलॉजी। इस बात को याद रखना है, स्टडी ऑफ डेथ इज नोन एज थैनेटोलॉजी। इसके पहले एजिंग को क्या बोले थे? जीरोंटोलॉजी। राइट, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस
which prevents overcrowding and brings recycling of materials। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस है जो कि ओवरक्राउडिंग को खत्म करता है। जैसे अगर धरती पर इतना सारा दिन दुगना रात चौगुना जो जन्म हो रहा है, अगर इंसान ना मरे तो पता चलेगा कि पैर रखने का भी जगह नहीं रहेगा पूरे धरती पे कुछ दिनों के बाद से। इसीलिए मरना जरूरी है। और जब जीव जंतु मरता है, एनिमल्स मरता है, ह्यूमन बींग्स मरता है, तो जिस जिस मटेरियल्स का वो बना हुआ है ओवरऑल वो धरती में फिर से मिक्स हो जाता है और मटेरियल्स का मिक्सिंग हो जाता है। अब डेथ, मेन रूप से डेथ दो प्रकार का होता है, एक होता है क्लिनिकल डेथ और दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ। दोनों में काफी डिफरेंस है। बायोलॉजिकल डेथ उसको हम क्लिनिकल डेथ जिसमें कि डॉक्टर कह देता है कि भैया ये क्लिनिकल डेथ हो चुका है, तो उसे, और बायोलॉजिकल डेथ तो दूसरे प्रकार को। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल डेथ किसे कहेंगे? पेन का कलर बदल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। तो क्लिनिकल डेथ उसे कहेंगे जिसमें कि हार्ट बीट स्टॉप कर देता है, दिल धड़कना बंद कर देता है, नो धक धक, किसी के लिए नहीं धड़केगा। उसके बाद पल्स स्टॉप्स, जो पल्स है जो डॉक्टर देखते हो यहाँ पर भी चेक करता है कि धक धक कर रहा है कि नहीं। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे तुम लोग भी सीख जाओगे, कुछ दिनों के बाद तो तुम खुद बन जाओगे डॉक्टर, तो अच्छे तरीके से जान जाओगे सारा चीज। ये जो हार्ट बीट हो रहा है पहला नंबर वो रुक जाता है। फिर पल्सेस यहाँ पर भी होता है, तुम लोग फील कर सकते हो, आज ही फील करना तुम लोग। उसका बाद यहाँ पर भी नर्व्स होता है, मतलब जहां पर भी है पल्सेस तुम देख सकते हो, वो भी स्टॉप हो जाएगा। सांस लेना अगर कोई बंद कर देता है और पुपिल्स डायलेट, आंख का जो पुतलियां हैं वो डायलेट कर जाता है, इसलिए देखते हो डॉक्टर आता है तो टॉर्च मार के देखता है। सिनेमा में देखते होगे, ओरिजिनल में वैसा नहीं होता, सिनेमा में टॉर्च मार के देखता है। अगर वो डायलेटेड है, मतलब पूरा फैला हुआ आंख की पुतलियां, तो आंख डायलेटेड है, मतलब इसका क्लिनिकल डेथ हो चुका है। अगर ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो उस पेशेंट को कहेंगे दिस पेशेंट इज क्लिनिकली डेथ, राइट। अब आते हैं हम लोग बायोलॉजिकल डेथ के ऊपर। तो बायोलॉजिकल डेथ इट रेफर्स टू द स्टॉपेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। अगर ब्रेन अपना काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब है डेथ हो गया, मर गया। उसके बाद पालर मोर्टिस, अकॉर्डिंग टू पालर मोर्टिस इट इज पालनेस विच हैपेंस आफ्टर डेथ, मतलब ये पैलेनेस होता है जो कि डेथ के बाद होता है। एंड लिवर मोर्टिस क्या होता है? सेटलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी, मतलब अगर बॉडी के लोअर पोर्शन में ब्लड जाके जम जाता है उसको भी बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। और पैलर मोर्टिस क्या होता है? इट इज पैलनेस विच हैपेंस आफ्टर डेथ, जो होता है मरने के बाद जो नॉर्मली होता है उसे ही हम लोग कहते हैं। जैसे ऑर्गन डेथ भी हो सकता है। तो ऑर्गन डेथ में क्या होता है? हार्ट अटैक जो सुनते हो, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट डेथ हो गया, दिस इज द ऑर्गन डेथ। उसके बाद लिवर मोर्टिस, अगर लिवर काम करना बंद कर दिया, मतलब लिवर लोअर बॉडी पोर्शंस में जाके ब्लड जम गया, तो हो गया लिवर डेथ, इसे भी हम लोग बायोलॉजिकल डेथ कहेंगे। ठीक है, यहां तक सभी का। तो बायोलॉजिकल डेथ में एल्गर आगे है, एल्गर मोर्टिस रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ। अब मरने के बाद अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, होता है बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो घट जाता है, उसे कहते हैं एल्गर मोर्टिस। याद रखना ये जो टर्म है ना, ये अपने नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही, नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सभी चीज को याद रखना है। एक दो बार देखोगे याद हो जाएगा, नहीं याद होता है एक दो बार लिखोगे याद हो जाएगा, गारंटी है, ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। आगे है रिगर मोर्टिस, क्या होता है? मसल्स इंटर ए प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर डेथ। जब मरने के काफी देर के बाद जो मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है, उसे हम लोग रिगर मोर्टिस कहते हैं। देखते हैं ना, बॉडी हार्ड हो जाता है मरने के बाद। उसके बाद है within this duration of clinical death and biological death, internal organs can be transplanted, that is liver, kidney etc. जब बायोलॉजिकल क्लिनिकल डेथ हो जाता है, मतलब सांस लेना बंद हो गया, हार्ट बीट बंद हो गया वगैरह वगैरह, तो ऑर्गन उस समय भी जिंदा रहता है। तो उस कंडीशन में ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक जीव से, मतलब एक ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में लगाया जा सकता है, क्योंकि उस समय उसका बायोलॉजिकल डेथ नहीं होता। कई बार हार्ट काम करते रहता है, कई बार लिवर काम करते रहता है, किडनी काम करते रहता है, वो दूसरे इंडिविजुअल में लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। इससे आगे मतलब लेक्चर 3 होगा हम लोग का संडे को, सैटरडे के दिन हमारा क्लास बंद रहेगा। और तुम लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे इसको क्लासेस को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ
जुड़े। विद्या बांटने का चीज है, विद्या धन को जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। तो तुम लोग भी इसे शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये जो क्लास हुआ इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। उसमें भी जो पहले भी क्लास हो गया उसका भी पीडीएफ तुम्हें एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, मतलब संडे को। ओके बाय एंड गुड नाइट।